हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीपी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपोर्ट फाइनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट फाइनेंस के दो पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार उनको भी ज़रूर जाकर देख लेना। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सपोर्ट फाइनेंस का पार्ट 3 जो है वो कवर करेंगे और एक्सपोर्ट फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रीफाइनेंस फॉर ईबीआर। सबसे पहले रीफाइनेंस का मतलब समझो कि ये रीफाइनेंस क्या होता है। तो रीफाइनेंस को हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। मान के चलिए यहाँ पर एक XYZ बैंक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर एक कस्टमर है ए, ठीक है। तो XYZ बैंक ने मान के चलिए कस्टमर ए को 5 लाख रुपए का जो है वो लोन दिया है, जिसकी वजह से XYZ बैंक के पास 5 लाख रुपए जो है वो कम हो गए हैं बाकी कस्टमर को लोन देने के लिए। तो आरबीआई ने क्या किया, XYZ बैंक को ये 5 लाख रुपए का लोन दे दिया। यानी कि इसने जो भी कस्टमर को लोन दिया था उतना ही पैसा आरबीआई ने XYZ बैंक को लोन की फॉर्म में जो है वो दे दिया है। तो आरबीआई ने जब फंड्स प्रोवाइड किए हैं XYZ बैंक को, इसी को हम रीफाइनेंस जो है वो कहते हैं। ये इसीलिए किया जाता है ताकि बैंकों के पास फंड्स की कमी ना हो, जिसकी हेल्प से कस्टमर्स को जो है वो अच्छे तरीके से क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो मिल सके। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर बैंक के पास पैसा होगा तभी तो वो आगे लोन्स एंड एडवांसेस कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रीफाइनेंस का यूज़ किया जाता है। देखो ईबीआर के केस में आरबीआई कोई भी रीफाइनेंस प्रोवाइड नहीं करता है। यानी कि अगर एक बैंक ईबीआर के अंदर जो एक्सपोर्ट बिल्स है उनको डिस्काउंट करता है तो वहां पर बैंक को आरबीआई से किसी भी तरह का रीफाइनेंस जो है वो नहीं मिलता है। और जब यहाँ पर रिपोर्टिंग की बारी आती है, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के अंदर बैंकों को आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है। इसीलिए बैंकों को अपने जितने भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, उसकी एक रिपोर्ट बनाकर आरबीआई को देनी पड़ती है, ठीक है। तो जब एक बैंक रिपोर्टिंग करेगी ना तो वहाँ पर ये जो एक्सपोर्ट बिल्स डिस्काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और जो नॉर्मल एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा बैंक को इसे सेपरेटली जो है वो आरबीआई के पास जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो डॉक्टर उर्जित आर पटेल की कमेटी थी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी आरबीआई को कि उन्हें सेक्टर स्पेसिफिक रीफाइनेंस को छोड़कर जनरलाइज लिक्विडिटी अप्रोच का यूज़ करें। सेक्टर स्पेसिफिक रीफाइनेंस के अंदर जो आरबीआई है वो बैंकों को पर्टिकुलर सेक्टर में फाइनेंस देने के लिए रीफाइनेंस करती थी, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया। तो जो बैंक इन सेक्टर्स को जब लोन देता था तब आरबीआई जो है सेक्टर वाइज जो है वो बैंक को रीफाइनेंस प्रोवाइड करती थी। तो इसके अंदर कुछ खामियां थी, इसीलिए आरबीआई को बोला गया कि आप लिक्विडिटी अप्रोच को, जनरलाइज लिक्विडिटी अप्रोच का यूज़ करो, जिसके अंदर आपको पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए रीफाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करना है, ताकि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की जो लिक्विडिटी है उसे मेंटेन करके रखा जा सके। जो एक्सपोर्ट क्रेडिट रीफाइनेंस था इसे रिप्लेस करके स्पेशल टर्म रेपो फैसिलिटी में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो जब एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया जाता है फॉरेन करेंसी के अंदर तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो कैसे चार्ज किया जाता है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो मार्केट बेस्ड होता है, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो भी कंडीशन है उसके बेस पे ही इंटरेस्ट रेट जो है वो डिपेंड करता है और डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। अगर हम टेन्योर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो अगर यहाँ पर शॉर्टर ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप लोन ले रहे हो तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है। अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लोन लेते हो तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा होता है। स्प्रेड गाइडलाइंस की बात करें तो देखो बैंक को इस केस में जो आरबीआई की रेगुलेशन है स्प्रेड के रिगार्डिंग उनको फॉलो करना जो है वो ज़रूरी होता है। फिर आता है आपका यहाँ पर रेफरेंस रेट। तो नॉर्मली जो रेफरेंस रेट होता है वो अल्टरनेट रेफरेंस रेट होता है, यानी कि इसके साथ जो है हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो लिंक्ड होता है। तो ये आपका इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर होता है और इन सभी के बेसिस के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसको जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। समरी टेबल की अगर हम बात करें तो जो री डिस्काउंटिंग एक्सपोर्ट बिल्स है
तो जो ये फैसिलिटी है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से बिल्स एलिजिबल हैं? तो इसके अंदर सिर्फ यूसेंस एक्सपोर्ट बिल्स जिनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है मैक्सिमम 180 डेज तक होता है, वही एलिजिबल होते हैं। रीपेमेंट मेथड की बात करें तो बायर से जैसे ही पेमेंट मिलती है एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर जो है वो पेमेंट कर देता है। फिर आता है आपका यहाँ पर बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, ठीक है। इसके लिए, इस फैसिलिटी के लिए जो बैंक्स होती हैं वो एलिजिबल होती हैं। मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम पीरियड फिक्स नहीं किया जाता है, ठीक है। और अगर रीपेमेंट की बात करें तो वो होता है रीडिस्काउंटिंग विदाउट मार्जिन, यानी कि बैंक जो है वो बिल्स को आगे किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर आरबीआई के पास जो है वो रीडिस्काउंट करवा लेते हैं इस फैसिलिटी के अंदर। उसके बाद है एक्सपोर्टर्स डायरेक्ट डिस्काउंटिंग। इसके लिए जो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो एलिजिबल हैं। मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर कोई मैक्सिमम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है, बल्कि केस के ऊपर डिपेंड करता है और केस स्पेसिफिक मैक्सिमम पीरियड जो है वो एप्लीकेबल होता है। रीपेमेंट मेथड की बात करें तो डेजिग्नेटेड बैंक के थ्रू जो है पेमेंट यहाँ पर जो है वो की जाती है। फिर आता है फॉरेन करेंसी ऑन शोर फंड। इसके लिए आपके EEFC, RFC और FCNR जो है वो एलिजिबल होते हैं। और जो टर्म होता है वो बेसिकली केस स्पेसिफिक होता है और बैंक यहाँ पर फॉरेक्स बैलेंसेस को यूज करते हैं रिपेमेंट करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं ECGC कवर फॉर रीडिस्काउंटेड बिल्स। तो कवर कितना होता है? तो देखो बैंक्स जो है EBR के साथ जो है वो कवर ले सकते हैं और मैक्सिमम पीरियड जो है वो बेसिकली जब तक बिल की पेमेंट नहीं कर दी जाती है वो यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड जो है वो रहता है। रीपेमेंट की बात करें तो विद और विदाउट रिकोर्स जो है वो की जाती है। फिर आता है आपका यहाँ पर इंटर बैंक री डिस्काउंटिंग। इसके लिए जो हमारे इंडियन बैंक्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो कोई भी मैक्सिमम पीरियड जो है वो नहीं होता है और बैंक आपस में ही जो है बिल्स को रीडिस्काउंट जो है वो करते हैं। फिर आता है फॉरेन करेंसी लोन इंटरेस्ट रेट। इसके लिए जो एक्सपोर्टर्स जो EBR का यूज़ करते हैं वो एलिजिबल होते हैं और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है वो मार्केट बेस्ड होती है और ये ग्लोबल रेफरेंस रेट के साथ जो है वो लिंक्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कस्टमर सर्विस सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोशिश रही है कि कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विसेज जो है वो दी जा सके। एक्सपोर्ट क्रेडिट के केस में भी आरबीआई कोशिश करता है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको आसानी से क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो मिल जाए बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के, बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन किए, ठीक है। तो आरबीआई ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जो है वो इशू की है, कई सारे मेजर्स लिए हैं ताकि ग्लोबल मार्केट के अंदर एक्सपोर्टर्स के बीच में कम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज किया जा सके, ताकि उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो। साथ के साथ ऑपरेशनल डिलीज को भी रिड्यूस करने की कोशिश की गई है और एक्सपोर्टर के लिए जो क्रेडिट प्रोसीजर है उसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है ताकि एक्सपोर्टर्स को टाइम के ऊपर जो है वो क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो मिल सके। फिर आता है आपका यहाँ पर कस्टमर सर्विस फॉर एक्सपोर्टर्स। क्या है आपका यहाँ पर कस्टमर सर्विस फॉर एक्सपोर्टर्स? तो एक्सपोर्टर्स को कौन कौन सी यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज जो है वो मिलती है? सबसे पहले देखो टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट, ठीक है। तो बैंक को इंश्योर करना है कि वो अपने एक्सपोर्टर्स को प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करें, जिसके लिए उनका जो क्रेडिट डिसबर्समेंट प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक होनी चाहिए। फिर आता है आपका यहाँ पर एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है। तो बैंक को यहाँ पर एक एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफिस जो है वो इस्टेब्लिश करना है जो कि एक्सपोर्टर्स को गाइड करेंगे एक्सपोर्ट फाइनेंस को लेने के लिए। खास करके ये जो काउंसिल है वो स्मॉल बिजनेस और न्यू एंट्रेंट्स को एडवाइस प्रोवाइड करेगी, गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर गोल्ड कार्ड स्कीम फॉर एक्सपोर्टर। अब ये गोल्ड कार्ड स्कीम क्या है? देखो इस गोल्ड कार्ड स्कीम को 2005 में जो है वो लॉन्च किया गया था और गोल्ड कार्ड स्कीम जो है वो बेसिकली कुछ क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स के लिए अवेलेबल है। इस स्कीम के अंदर ये जो क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, इसको बेटर टर्म एंड कंडीशन के ऊपर जो है वो एक्सपोर्ट फाइनेंस जो है वो मिल जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ता है और जो लोन है वो भी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जो है वो मिल जाता है। तो प्रिविलेज क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि गोल्ड कार्ड होल्डर्स को क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जितने भी क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स हैं वो इस फैसिलिटी के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनको ECGC के द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है या फिर उनके जो ओवरड्यू बिल्स हैं, ठीक है, ओवरड्यू बिल्स हैं वो उनके प्रीवियस ईयर टर्नओवर के 10% से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो इस फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। उसके बाद ना यहाँ पर सिंप्लीफाइड क्रेडिट प्रोसेसिंग होती है, यानी कि लेस पेपर वर्क की हेल्प से ही फास्टर अप्रूवल जो है वो कर दिए जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी यहाँ पर जो है वो कम होता है
अगर हम बात करें बाकी एक्सपोर्टर की कंपैरिजन में, तो यहाँ पर अच्छे इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो एक्सपोर्टर्स को लोन मिल जाता है। लोन सैंक्शन पीरियड की बात करें तो इन प्रिंसिपल लिमिट सैंक्शन किए जाते हैं 3 सालों के लिए विद ऑटोमेटिक रिन्यूएबल। हालांकि कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं जिनको फुलफिल करना जरूरी होता है। फिर आता है आपका यहाँ पर एडिशनल क्रेडिट अवेलेबिलिटी। क्या है आपका यहाँ पर एडिशनल क्रेडिट अवेलेबिलिटी? तो 20% का स्टैंड बाय लिमिट भी आपको मिल जाती है, यानी कि आप 20% से ज़्यादा बोरोविंग कर सकते हो अर्जेंट ऑर्डर्स के लिए। कोलैटरल वेबल की बात करें तो यहाँ पर कोलैटरल की भी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है। जितना पॉसिबल हो सके ईसीजीसी की जो गारंटी है उसको भी एग्जाम कर दिया जाता है, यानी कि हमें ईसीजीसी की गारंटी की भी ज़रूरत जो है वो नहीं होती, क्योंकि एक्सपोर्टर्स की जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। फिर यहाँ पर बात करेंगे प्रायोरिटी फॉर पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो गोल्ड कार्ड होल्डर जो है वो पीएफसी अप्रूवल में भी प्रायोरिटी मिल जाती है उनको, यानी कि वो पीसीएफसी अप्रूवल भी उनको सबसे पहले जो है मिलता है नॉर्मल एक्सपोर्टर के केस में। फॉरेन करेंसी क्रेडिट कार्ड, तो देखो एक्सपोर्ट बिल रियलाइजेशन रिकॉर्ड के हिसाब से जो बैंक है वो फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड भी जो है वो एक्सपोर्टर्स को ऑफर जो है वो करते हैं, इशू करते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर एक्सपोर्ट क्रेडिट सैंक्शन टर्न अराउंड टाइम, यानी कि ये जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है वो कितने टाइम पीरियड में सैंक्शन हो जाता है। नॉर्मल एक्सपोर्टर और गोल्ड कार्ड होल्डर के लिए अलग अलग टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। जैसे अगर कोई न्यू या फिर इन्हांस्ड लिमिट है तो नॉर्मल एक्सपोर्टर के लिए ये जो टाइम है वो 45 डेज का है, पर अगर कोई गोल्ड कार्ड होल्डर है तो उसके लिए ये जो टाइम पीरियड है वो 25 डेज का है। लिमिट रिन्यूअल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल एक्सपोर्टर के लिए 30 डेज होता है, ठीक है, और टीएटी फॉर गोल्ड कार्ड होल्डर ये 15 डेज का होता है। एड हॉक क्रेडिट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल एक्सपोर्टर के लिए 15 डेज होता है, और जो गोल्ड कार्ड होल्डर्स होते हैं उनके लिए 7 डेज। मतलब कि लगभग आप देख सकते हो कि आधा, मतलब कि जितना टाइम पीरियड में नॉर्मल एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज मिलती है उसके आधे टाइम में ही गोल्ड कार्ड होल्डर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो मिल जाती है, एक्सपोर्ट फाइनेंस मिल जाता है। बैंक को यहाँ पर एडहॉक लिमिट के ऊपर कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना होता है, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है। साथ के साथ एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड रहता है और डॉक्यूमेंट्स भी कम चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो भी एटलीस्ट 1 ईयर के लिए जो है वो दी जाती है, हालांकि इसको हम अप टू 3 ईयर्स तक एक्सटेंड जो है वो कर सकते हैं। फिर आता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट बिल्स हैं उनको कम से कम 9 मंथ के अंदर में ही रिलाइज हो जाना चाहिए, पर अगर कोई जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से डिले हो रहा है तो इस पीरियड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर टाइम दिया हुआ है जैसे 9 मंथ्स का टाइम दिया, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर एक्सपोर्ट बिल रिलाइज नहीं होता है तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसको हम रुपी लोन में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि एक्सचेंज रेट लॉसेस को हम प्रिवेंट जो है वो कर पाए। अगर यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक जो है वो ईसीजी से क्लेम जो है वो ले सकता है, यानी कि खुद को कंपनसेट जो है वो करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एक्सपोर्ट फाइनेंस। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जिनका ध्यान बैंक को रखना पड़ता है एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड करते वक्त। सबसे पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखो बैंक को ना एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड करने से पहले ये चेक करना होगा कि जिस एक्सपोर्ट के लिए वो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर अलाउड है या फिर नहीं है। साथ के साथ कहीं इस एक्सपोर्ट के ऊपर डीम्ड एक्सपोर्ट प्रोविजंस तो एप्लीकेबल नहीं है, इस चीज़ को भी चेक करना है। ईसीजीसी कवर को भी यहाँ पर चेक करना है, ताकि जो बैंक का जो रिस्क है वो कम से कम यहाँ पर हो सके। सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंटेशन, तो बैंक को प्रॉपर मार्जिन भी इंश्योर करना है, कोलैटरल भी लेना है, ठीक है, और बैंक पॉलिसीज के साथ कंप्लाइंस भी करना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अगर हम एक्सपोर्ट फाइनेंस को प्रोसेस करना चाहते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिसेस उसके लिए क्या होगी, यानी कि अगर हम बेस्ट तरीके से एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होगी, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखो, हमें एक्सपोर्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने से पहले उसकी जो रियल रिक्वायरमेंट है उसे जो है वो असेस करना है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसे फाइनेंस जो है वो अप्रूव करना है, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो मांग लेने हैं, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह के डिले को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। और सैंक्शन करने से पहले इंस्पेक्शंस करनी है, केवाईसी करनी है, ड्यू डिलिजेंस का भी यूज़ करना है, ताकि सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही लोन दिया जाए। उसके बाद पीस मिल क्वारीज की जगह पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार ही एक्सपोर्टर से कलेक्ट कर लेनी है, ताकि एक्सपोर्टर को कोई भी दिक्कत ना हो। फ्लेक्सिबल मार्जिन और सिक्योरिटी नॉर्म्स का यूज़ करना है, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर विएबिलिटी को किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ जो है वो ना कर पाए। और हमें एक्सपोर्टर की जो एक्सपर्टीज़ है उसे भी यहाँ पर जो है इवेल्युएट करना है किसी भी क्रेडिट को ग्रांट करने से पहले। अब यहाँ पर अगर हम मेथड्स की बात करें, अगर हमें एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट्स को असेस करना है तो हमारे पास मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल है।
तो 3 मेथड है। प्रोजेक्ट टर्नओवर मेथड ये एप्लीकेबल होता है अगर जो लिमिट है वो 5 करोड़ से कम है। अगर उससे ज़्यादा है जैसे कि ABF MBF ये मेथड एप्लीकेबल होता है और ये बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो एप्लीकेबल होता है। बैंक की पॉलिसी के अंदर जो भी दिया होगा उसके हिसाब से ये मेथड एप्लीकेबल होता है। फिर आता है आपका यहाँ पर कैश बजट मेथड। तो इसके अंदर आप कस्टमाइज क्रेडिट असेसमेंट जो है वो कर पाते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर कंजोर्टियम लैंडिंग है तो जैसे ही MPBF अप्रूव हो जाता है तो बैंक को क्विकली जो है लोन प्रपोजल को प्रोसेस करना होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट लिमिट्स की एनुअल रिवीजन जो है वो करनी पड़ती है ताकि हम अनइंटरप्टेड तरीके से जो है वो फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद कुछ एडिशनल रिस्क कंसिडरेशन जो है वो बैंक को लेने पड़ते हैं, यानी कि कुछ और फैक्टर्स हैं जिनको बैंक को कंसीडर करना पड़ता है एक्सपोर्ट फाइनेंस देने से पहले। वो क्या-क्या है? सबसे पहले देखो, जो बायर है उसका जो LC इशूइंग बैंक है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना है, क्योंकि देखो अगर एक बायर है उसने लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करवाया है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट की जो पेमेंट है, जो पेमेंट की गारंटी करता है वो इशूइंग बैंक करता है। तो अगर इशूइंग बैंक अच्छी होगी तभी आप लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर दो, क्योंकि अगर बैंक की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है तो पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा उसकी कोई भी गारंटी जो है वो नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अगर जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वहाँ पर LC अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपको जो फॉरेन बायर है उसकी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो यहाँ पे जो है वो मांगनी है, यानी कि बॉर्वर की जो बायर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क को भी जो है वो असेस करना है, मतलब कि बायर की जो कंट्री है उसके अंदर कैसी कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन आप बेसिकली ECGC और हेड ऑफिस रिपोर्ट्स से जो है वो मांग सकते हो, यानी कि और उससे पता लगा सकते हो कि बायर की कंट्री के अंदर पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कितना है। उसके बाद आता है प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, ठीक है। तो जो प्री शिपमेंट फाइनेंस है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है, वो बेसिकली एक साथ ही सैंक्शन करने चाहिए ताकि जो क्रेडिट फ्लो है उसको अच्छा बनाया जा सके। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज ब्रांचेस के थ्रू ही जो है वो ग्रांट किया जाना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर समरी टेबल की बात करें तो गोल्ड कार्ड स्कीम, ये गोल्ड कार्ड स्कीम जो है वो बेसिकली क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स को दिए जाते हैं जहाँ पर उन्हें फास्ट तरीके से एक्सपोर्ट फाइनेंस दिया जाता है बेटर टर्म एंड कंडीशन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट कम होता है और उन्हें क्रेडिट प्रोसेसिंग में भी प्रायोरिटी मिलती है। एक्सपोर्ट क्रेडिट सेक्शन TAT की अगर हम बात करें तो जो प्रोसेसिंग का गोल्ड कार्ड होल्डर्स की है उनका जो टाइम पीरियड है वो 25 डेज से लेकर 7 डेज तक जो है वो रहता है, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स की अगर हम बात करें तो जो ओवरड्यू फॉरेक्स बिल्स होते हैं इनको रुपीज लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि एक्सचेंज रेट रिस्क को अवॉइड किया जा सके। फिर आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो बैंक को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ कंप्लायंस करना है एक्सपोर्ट फाइनेंस को अप्रूव करने से पहले। बैंक को यहाँ पर रिस्क एनालिसिस भी करना है जहाँ पर उसे बायर कंट्री रिस्क और ECGC कवरेज को मेजर करना है, कैलकुलेट करना है। फ्लेक्सिबल क्रेडिट असेसमेंट जो है यहाँ पर करनी है, यानी कि हमें प्रोजेक्टेड टर्नओवर MPBF और कैश बजट मेथड्स का यूज़ करना है ताकि हम फ्लेक्सिबल तरीके से क्रेडिट असेसमेंट जो है वो कर सके। फिर आता है आपका यहाँ पर कंजोर्टियम लैंडिंग, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर MPBF अप्रूव हो जाता है कंजोर्टियम लैंडिंग के अंदर तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो फास्ट तरीके से जो है वो की जाती है। एनुअल रिव्यू ऑफ लिमिट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एनुअल रिव्यू भी जो है वो लिमिट्स की करनी है ताकि इन इंटरप्टिंग फाइनेंस से बचा जा सके, यानी कि बिना इंटरप्शन के हम जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड कर सके। तो ये हमारा यहाँ पर पार्ट 3 था एक्सपोर्ट फाइनेंस से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस अगर आपने 2 पार्ट्स नहीं देखे तो एक बार उनको भी ज़रूर जाके जो है वो देख लेना। तो यहाँ पर हमारा जो 15 चैप्टर था वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ जो है वो आ गया होगा। और ऐसे ही और अपकमिंग लाइव क्लास जो हम आपके लेकर जो है वो आते रहेंगे। ये हमारे CCP के लाइव सेशन जो है वो चल रहे हैं जहाँ पर हम CCP के फुल सिलेबस को कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। और अगर आप CCP की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को जो है वो ज्वाइन करना है। इन क्लासेस के अलावा आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको सारा का सारा जो सिलेबस है CCP का वो कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। और ये जो वीडियोस होती है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होती हैं। इसी के साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप CCP एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है।
आपको हमारे ऐप जो है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएँगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्ज़ाम्स और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज़ पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सेशन को यहाँ पर ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच एवरीवन।